हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली क्लास नाइन्थ के लिए बहुत टाइम बाद जो साइंस की वीडियो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। और क्लास नाइन्थ में साइंस में पहले तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट उन चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स हैं जो आप मार्क्स गेनिंग होते हैं बेसिकली उन चैप्टर्स की भी बात करेंगे, उन टॉपिक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए साइंस के लिए स्पेशली वीडियो है। तो क्लास नाइन्थ में बेसिकली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के सेक्शन में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है वो फिजिक्स लगता है, क्योंकि फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल जैसे पहले थे वो ऐसे ही वैसे के वैसे अभी भी है। और जो बायो है, जो केमिस्ट्री है, उनमें से चैप्टर्स कट भी गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में से काफी चीजें कट गई हैं। एटम मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टॉपिक्स कट गए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट्स कट गए इस बार। तो इसमें बहुत सारी चीजें रिड्यूस हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। बायो में, फिजिक्स में थोड़ा बहुत साउंड में से निकाला गया है, बाकी एज इट इज वैसा के वैसे ही है। ठीक है, बायो में जो क्या हुआ है, बायो में तो पूरा पूरा आपने देखा होगा चैप्टर ही कट गया है पूरे के पूरे। जैसे वाइडोई फॉलिल बहुत बढ़िया चैप्टर था, लेकिन इसको काट दिया गया है, ये इस बार नहीं है सिलेबस में। और उसके बाद एक और था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी तो चलो ठीक है, फिर भी कट गया, उतना ज्यादा वो नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी में कुछ ज्यादा ही डीपली चीजों को, बहुत ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा मेहनत भी बहुत ज्यादा पड़ती थी और चीजों को लर्न करना भी उस लेवल के उस हिसाब से बहुत ज्यादा टफ होता था। लेकिन वाइडोई फॉलिल रहना चाहिए था, तो वो भी चैप्टर जो रिड्यूस होगा और भी चैप्टर्स रिड्यूस हुए। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली 5 चैप्टर्स है। ठीक है बच्चों, 5 चैप्टर्स है। मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ। 5 जो चैप्टर्स है वो है मोशन। मोशन सबसे पहला जो चैप्टर हमारा वो है मोशन। ठीक है, मोशन के बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन के बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशन, उसके बाद है वर्क। ठीक है, और वर्क के बाद जो है हमारा वो सबसे लास्ट में है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर का नाम है। वर्क के बाद है हमारे पास साउंड। ठीक है बेटा, तो ये सारे चैप्टर से जो हमें पढ़ने होते हैं क्लास नाइन्थ के फिजिक्स में। अगर हम एक एक करके बात करें, मोशन में फिर जो है फोर्स की बात करेंगे, फिर ग्रेविटेशन की बात करेंगे, और फिर वर्क की बात करेंगे, और फिर साउंड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन में जो सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच आपको फर्क यानी डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट और है एवरेज स्पीड। आपने कई बार देखा होगा पेपर में, कई बार एवरेज स्पीड के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी एक बार डेफिनेशन आप देख सकते हो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कई बार बच्चे इसके बारे में भूल जाते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह। तो एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत डर लगता है बच्चों को, वो है बेसिकली बेटा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन आपको मैं बताऊं ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आसान और बहुत ही मार्क्स गेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ग्राफ है बेसिकली, ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्राफ पे अभी पढ़ा भी दूंगा मैं आपको, अगली वीडियो जो ग्राफ पे आएगी मोशन में बेसिकली, तो ग्राफ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं ग्राफ से डर खत्म कर दूंगा। क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से, वो एक भी आपको डर बाकी नहीं रहेगा ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे प्रोबेबली। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं ग्राफ के बाद अगर, तो ग्राफ के बाद वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है बहुत सारी चीजें रिड्यूस भी हो गई। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिड्यूस हो गया, उसके डेरिवेशंस, बस इक्वेशंस याद रखने हैं। जो लास्ट टॉपिक है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि इसमें कुछ नहीं है देखा जाए तो इसको मैं टॉपिक नहीं मानता। ये बेसिक बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नाइन्थ में है नहीं, डेफिनेशन है। और वही वाली चीज है कि यूनिफॉर्म, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है हर पॉइंट पे, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। राइट, तो बस ये कॉन्सेप्ट पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए ऐसा कोई सिचुएशन है कि जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो बट एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो ये वो वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ बॉडी में होता है। ठीक है, फोर्स कुछ ना कुछ होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन याद कर लीजिएगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप चाहे तो लिख लीजिए इसको। और लास्ट इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना है। आपको लगेगा यार ये तो सबने सारे लिख दिए, ऐसा नहीं बेटा, इसमें आपको और भी चीजें जो मैंने आपको छोड़ दिया बहुत सारी, जैसे यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी जस्ट डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन सी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है मोशन के बारे में, एक बार आप, मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मिलेगी, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। खास करके ज्यादातर ध्यान दीजिएगा एवरेज स्पीड, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, इस पे जो कैलकुलेशंस होते हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें डाल के देखूं कि मतलब डालने की कोशिश करूंगा एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड मैं बात करूंगा। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही चैप्टर ये पूरा, क्योंकि अभी पूरा देखिएगा, बिकॉज क्योंकि लास्ट में जो है मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम इसका एक बिल्कुल कंक्लूजन टाइप में आपको बताने वाला हूँ कि इसका आपको करना क्या है और कैसे करना है, राइट, सबको। तो अगली वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज अगली वीडियो में आपको ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले जो बनता है वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में याद रखिएगा। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पे, यानी फोर्स के टाइप, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स पे, फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथ में इसके ये भी याद रखना है कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। सेकंड जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आ जाता है वो है बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ, यानी लॉज ऑफ मोशन। आपको पता होगा कि सर 3 लॉज है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का जनरली सर कौन सा लॉ, बहुत बच्चों को सर कौन सा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो लॉज सारे इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लॉज इंपॉर्टेंट, और कभी आप कोई कह भी नहीं सकता, आपको एग्जाम के बारे में कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि कौन सा लॉ आ सकता है पेपर में, ये बोलना भी गलत है, बिकॉज 3 ही लॉ है, और बच्चे को अगर मैंने बता दिया कि देखो ये सेकंड लॉ आएगा या थर्ड लॉ आएगा, तो बच्चे उसी पे फोकस करके जाएंगे, मालूम पड़ा फर्स्ट लॉ आ गया, राइट। तो वहां पर आप जो है फिर टीचर को बोलोगे यार ये तो सर ने ऐसे ही बताया था और हमने तो ये देख लिया और हमने तो फर्स्ट लॉ छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं, तीनों लॉज इंपॉर्टेंट बेटा। लेकिन ध्यान रखना जो कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, मतलब जो इसमें कॉन्सेप्ट समझने में लगता है वो है सेकंड लॉ, जिसको आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है समझने में, मोमेंटम को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद आपको सेकंड लॉ समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल माना जाता है, बाकी फर्स्ट लॉ और जो थर्ड लॉ है वो नॉर्मली समझ में आ जाती है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सेकंड लॉ में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टर्म्स यूज होते हैं, तो बस मैं इतना कहूंगा लॉज तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों लॉज आपको याद रखने हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉज याद रखने हैं। कॉन्सेप्चुअल लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ इसमें कॉन्सेप्चुअल, जो सेकंड लॉ है बेटा वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किस चीज का कॉन्सेप्ट, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम पता होना चाहिए आपको, राइट। तो मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इनर्शिया, राइट। तो इनर्शिया से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनर्शिया जैसे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मोमेंटम जरूर से पढ़िए, समझ में आइए, समझिएगा मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा मोमेंटम के बारे में, पीछे नोट करते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है। इनिशियल मोमेंटम को एमयू बोलते हैं, फाइनल मोमेंटम को एमवी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम होता है एमवी माइनस एमयू, राइट, एमवी माइनस एमयू। तो ये है चेंज इन मोमेंटम, राइट। इसी से निकला है कॉन्सेप्ट न्यूटन के सेकंड लॉ का, ठीक है। इनर्शिया हो गया, वैसे सारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक लॉ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में बेटा सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद रखना अच्छे से, ठीक है। सेकंड जो है इसमें वो है एक तो वो क्या मैं फ्री फॉल की डेफिनेशन आप याद रखिए, क्या होता है कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। उसके बाद फ्री फॉल के बाद आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खास करके इसके फैक्टर, यानी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल जी के फैक्टर्स, स्मॉल जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, किसी पर स्मॉल जी ज्यादा है कम नहीं लगता है, स्मॉल जी हमेशा सब पे सेम रहेगा, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है स्मॉल जी, राइट। उसके बाद स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद, ठीक है, आपको पता होगा इसके अंदर एक आता है वेट के बारे में, और खास करके वेट तो है लेकिन वेट इसमें मून और अर्थ से काफी बार रिलेट करवाया गया, मून एंड अर्थ से काफी रिलेट करवाया गया है कि अर्थ पे इसका मास इतना है तो मून पे कितना, सॉरी इसका वेट इतना है तो मून पे वेट कितना होगा। इसमें एक रिलेशन पढ़ा होगा कि वेट ऑन मून जो होता है वो बराबर होता है वेट ऑन अर्थ किसी बॉडी का अपॉन में 6। तो ये रिलेशन से क्वेश्चंस कई बार पेपर में बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप आ जाते हैं फ्लोटेशन में। फ्लोटेशन में बेसिकली प्रेशर बहुत ही है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेशर से क्वेश्चन कई बार होते हैं, थ्रस्ट या प्रेशर, ठीक है। उसके बाद बायंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंट फोर्स के अंदर एक टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जरूर से याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बायंट फोर्स और बायंसी की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। डेंसिटी इस बार नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह कट गए इस बार, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है ग्रेविटेशन के ग्रेविटेशन के, बस आपको इन चीजों को क्लियर कर लेना है, फिजिक्स आपका पूरा रेडी हो जाएगा। अगर मैं वर्क एनर्जी की बात करूं वर्क एनर्जी की, तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ वर्क, डेफिनेशन तो वर्क का इंपॉर्टेंट है ही, साथ में
टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क अगर आप तैयार कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क, मार्कर काफी हल्का चल रहा है तो इसको जरा डोज दे दिया जाए मार्कर को। वर्क एनर्जी में सेकंड नंबर जो हमारा आता है वो है काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन। वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन, ठीक है। और थर्ड में जो है काइनेटिक एनर्जी विद डेरिवेशन, याद रखिएगा डेरिवेशन, यानी इसका प्रूफ आया है पेपर में, कई बार आ जाता है प्रूफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसके बाद जनरली आपको चलना है सीधा, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क निकालने का फॉर्मूला है जो कई बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे चल के इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कि वर्क करने पे काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या होता है, इक्वल टू वर्क होता है एक्चुअली, राइट। और लास्ट है पावर। पावर में जनरली, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें 1 जूल ऑफ वर्क, 1 वॉट ऑफ पावर, इन डेफिनेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। 1 जूल ऑफ वर्क, 1 वॉट ऑफ पावर, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में ही पूछ ले जाते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन कीजिए, 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं साउंड की, ठीक है बेटा। साउंड में जो इंपॉर्टेंट आपको पता है, साउंड थोड़ा सर के ऊपर से आता है, बहुत बच्चों को सर साउंड समझ में नहीं आती, क्या करते हैं साउंड की मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन साउंड में क्या है, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट साउंड में पढ़ना है आपको ज्यादातर, वो ध्यान रखिएगा। इसमें एको कई बार पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है, एको हो गया, रिवर्बरेशन को कम करने का तरीका ये मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी डेफिनेशंस, कुछ जैसे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट वगैरह। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जब 1 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, साउंड के अंदर। सर साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम चाहिए प्रोपैगेट करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एनर्जी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह के जनरली टॉपिक्स, जनरली जैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, मैकेनिकल वेव क्या होता है, साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको अलग से कहीं पर लिख भी लो, ठीक है, रोक करके, तो ये सबको याद करना पड़ेगा। मतलब स्पेसिफाइड होगा ना, अब तो अभी सिलेक्टिव टॉपिक्स होगा, आप इसको आपको देखना खाली, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है साउंड के अंदर, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आपने एक तो एको पढ़ा, रिवर्बरेशन पढ़ा, और अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड आपने पढ़ा होगा जरूर। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, यहां जो स्टार्ट हुआ अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड हुआ है नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हुआ। नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर के लिए कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बट अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो इसको इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे, इंफ्रासाउंड कहेंगे। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा की आवाज है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की, तो हम बोलेंगे इसको क्या, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के खास करके अल्ट्रासाउंड इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं बिकॉज अल्ट्रासाउंड के ना एप्लीकेशन भी आपके बुक में है। क्या है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन भी आपके बुक में है, तो इस चीज को भी आप याद रखिए। एप्लीकेशन मतलब कहां का यूज होता है, जैसे मेटल ब्लॉक में डिटेक्ट करने के लिए है ना, उसके बीच में फ्लॉस को, या मेटल ब्लॉक में कुछ क्रैक है, मशीनरी पार्ट्स के बहुत ज्यादा ऐसे मशीनरी पार्ट जहां तक इट इज वेरी हार्ड टू रीच, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, उसको साफ करने में, फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो इन सब में इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस पेपर में कई बार आता है। ह्यूमन ईयर था, कट गया इस बारे में, कुछ भी नहीं है मेरे के बारे में, पहले सोनार था, सोनार भी इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये साउंड के कुछ टॉपिक्स हो गए। आपको ये टॉपिक्स फिजिक्स में कवर करना है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है, कि क्या तैयार करना है सर। ये सारा फिजिक्स में इतना कर लीजिए आप बैठ करके, मुश्किल से आपको मेरे ख्याल से 1 दिन या 2 दिन आपको समझ लो इसको करने में लग जाएगा। 2 दिन मान के चलिए हो, या फिर आप अगर 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी दे देते हो ना 2 दिन में, तो हो जाएगा आराम से, 2 घंटे में भी हो जाएगा। 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे में ये पूरा टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिर तो प्रैक्टिस जितना कीजिए कम है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना आपको, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक।